नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। हम अलग अलग वॉर जोन्स की बात करते हैं, लेकिन आज एकदम मुख्तलिफ, एकदम अलग बात हम करने जा रहे हैं। एक ऐसी जंग की जिसका असर सबके ऊपर नजर आएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं के हक की और उनकी बराबरी की बात करता है, वो ये प्रोग्राम जरूर देखे और समझे कि क्या हो रहा है दुनिया के एक हिस्से में। हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान में एंटी हिजाब मूवमेंट की और उसके विरोध में चल रहे आंदोलन की। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। यूरोपीय देशों से लेकर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र तक में इसकी गूंज है। दरअसल ईरान में हिजाब न पहनने की वजह से एक मासूम लड़की को मार देने का इल्जाम है और इसी को लेकर ईरान की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। राजधानी तेहरान और ईरान के कई शहरों में जुलूस निकाले गए हैं, कहीं कहीं हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। ईरान की महिलाएं अपनी सरकार और उस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ आर पार के मूड में नजर आ रही हैं। एक तरफ बरसों से दबाई गई महिला शक्ति है, तो दूसरी तरफ सरकार की ताकत है और इसीलिए ईरान का एक वॉर जोन बन जाना इस परिवर्तन को लेकर बहुत अहमियत रखता है। जो मुस्लिम दुनिया, खासतौर पर इस्लामिक देशों में महिलाओं के हालात, उनकी स्थिति और उनकी सोच में एक बड़ी परिवर्तन का संकेत दे रहा है। मुसलमान महिलाएं अब रूढ़िवादी सोच और कट्टरपंथी रिवाजों को तोड़ने के लिए बेताब नजर आ रही हैं और इसीलिए ईरान की दूसरी क्रांति के तौर पर भी इसे कई आकलन में देखा गया है। हिजाब विरोध की ये आग ईरान में लगी है और इस आग से उठ रहे धुएं ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की साख और ईरान की कट्टरपंथी सरकार को भी अपनी आगोश में ले लिया है। अहम बात यह है कि इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ बुलंद हो रही मुस्लिम महिलाओं की ये आवाज दुनिया में आ रहे बड़े परिवर्तन का संकेत भी दे रही है। The increased repression of women and girls by the Taliban in Afghanistan. And today we stand with the brave citizens and the brave women of Iran who right now are demonstrating to secure their basic rights. جمهوری اسلامی استانداردهای دوگانه برخی از دولت‌ها در زمینه حقوق بشر را مهمترین عامل نهادینه شدن نقض حقوق انسان دانسته که پیامد آن موضع‌گیری‌های متنوع و متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی در جمهوری اسلامی ایران و سکوت مرگبار درباره قتل ده‌ها زن بی‌پناه 22 साल की कुर्दिश युवती महासा अमीन की पुलिस कस्टडी में मौत ने ईरान ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर दिया। दुनिया के तमाम देशों ने महासा की मौत पर कड़ा रुख दिखाया है, लेकिन ईरान में प्रदर्शन कर रही महिलाएं अपने हिजाब उतारकर जला रही हैं, अपने बालों को काटकर रूढ़िवादी और कट्टरपंथी समाज और उसकी सोच को सीधी चुनौती दे रही हैं। महासा अमीनी को ईरान की मोरल पुलिस ने ठीक तरह से हिजाब न पहनने की वजह से कुछ समय पहले हिरासत में लिया था। आरोप है कि हिरासत में महासा को टॉर्चर किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। महासा की मौत की खबर के बाद से ही राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में महिलाओं ने हिजाब को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। हिजाब विरोधी प्रदर्शन के वायरल हो रहे वीडियो में लोग देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और इसलिए ईरान में जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना 41 साल पहले हुई उस क्रांति से की जा रही है जिसने ईरान में अमेरिका समर्थित पहलवी राजवंश के शासन को खत्म कर दिया था। ईरान में 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रभाव मुस्लिम देशों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है। कहीं न कहीं इस मसले पर सियासत साफ नजर आ रही है और इस्लामिक क्रांति का असर भी नजर आ रहा है। अप्रैल 1969 में पूरी तरह से इस्लाम में परिवर्तन हुआ था और उसके नेता
तब चुने गए थे आयतुल्लाह खुमैनी। खास बात अगर इस पर हम नजर डालें तो ये निकल कर आती है कि शाह का उससे पहले जो नेता थे उनका विरोध इस बात को भी लेकर हुआ था कि वो पश्चिमी सभ्यता से काफी प्रभावित थे और उसके असर में थे। साल 1936 में ईरान के राजा रजा शाह ने हिजाब या पर्दे पर प्रतिबंध लगा दिया था और सरकारी कर्मचारियों के लिए पश्चिमी परिधान पहनना जरूरी कर दिया था। दरअसल ये ईरान को आधुनिक बनाने की एक कोशिश थी जिसे रजा पहलवी के बेटे मोहम्मद रजा शाह ने भी आगे बढ़ाया। ईरानी महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने और उच्च शिक्षा हासिल करने की आजादी भी दी गई और यही वजह है कि 1980 से पहले का ईरान कुछ इस तरह से पश्चिमी रंग में रंगा नजर आता है। इस्लामिक क्रांति के बाद जो एक बड़ी बात हुई वो ये थी कि ईरान में न सिर्फ महिलाओं की तस्वीर बदली, उनकी तकदीर भी बदल गई। 1981 में कानून लाया गया जिसने हिजाब को अनिवार्य बता दिया और उसके बाद कोई भी ऐसी घटना को लेकर बेत से पिटाई होती थी महिलाओं की तो सब कुछ बदल गया उस वक्त के बाद से ईरान में। ह्यूमन राइट काउंसिल के मुताबिक आज ईरान में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे के नागरिक जैसा सुलूक होता है। यहाँ 13 साल की उम्र में लड़की की शादी हो सकती है। तलाकशुदा महिला की दूसरी शादी पर बच्चे की कस्टडी छीन ली जाती है और विवाहित महिला बिना पति की लिखित इजाजत के विदेश यात्रा नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि महिलाओं के मैच देखने पर भी 40 साल तक पाबंदी लगी रही और अगस्त में उन्होंने पहली बार फुटबॉल मैच देखा। लेकिन महासा अमीनी की मौत ने अब ईरान में एक नई क्रांति के बीज बो दिए हैं और इस परिवर्तन में पुरुष भी महिलाओं के साथ हैं। एक सर्वे के मुताबिक ईरान में करीब 15% लोग मानते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए, वहीं 58% लोग हिजाब पहनने के खिलाफ हैं और 72% लोग महिलाओं को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के खिलाफ हैं। ये तस्वीर है मौजूदा ईरान की, जो एक इस्लामिक देश है। दुनिया में करीब 46 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं, यानी कि मुसलमान बहुसंख्यक हैं, लेकिन इनमें से 23 देश ही खुद को इस्लामिक देश मानते नहीं है, यानी कि इन देशों का धर्म इस्लाम है और यहाँ भी महिलाओं की हालत कम या ज़्यादा ईरान जैसे ही है। अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, कतर, मोरक्को, ओमान, टूनीशिया, जॉर्डन, यूएई और बहरीन तक महिलाएं रूढ़िवादी परंपराओं में बंधी हुई हैं और अगर इस्लाम धर्म के केंद्र यानी सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ भी महिलाएं अधिकारों को लेकर जो उनके लिए परिवर्तन होने चाहिए थे वो कम ही हुए। सऊदी अरब इस्लाम धर्म का केंद्र है। यही वजह है कि यहाँ होने वाले परिवर्तन का असर पूरी दुनिया के मुसलमानों पर पड़ता है। साल 2015 में यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और उन्हें अकेले विदेश जाने और खुद का बिजनेस शुरू करने की इजाजत भी दी गई। मेरे हिसाब से सन 2017 बहुत अहमियत रखता है, इसलिए क्योंकि सऊदी अरब ने पहली बार महिलाओं को ड्राइविंग गाड़ी चलाने की इजाजत दी थी और पूरी दुनिया में ये खबर जोर शोर से फैली और बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया, इसको वेलकम किया, इस बात के लिए कि महिलाओं को अब उनके मौलिक अधिकार जो है वो बेहतर मिलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां पर उनको पुरुष रिश्तेदारों की लगातार जरूरत होती है। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक महिलाएं ना तो अपने बच्चों को अपनी नागरिकता दे सकती हैं और ना ही बच्चों की शादी में उन्हें इसकी मंजूरी देने का हक हासिल होता है। 156 देशों के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 23 इस्लामिक देशों में सऊदी अरब 6वें नंबर पर है, यानी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और राजनीतिक अवसर देने के मामले में वो अफगानिस्तान से सिर्फ 4 कदम पीछे खड़ा है। लेकिन मध्य पूर्व के करीब सभी देशों का यही हाल है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में महिलाओं की हालत की तरफ दुनिया का ध्यान उस वक्त गया जब यहाँ के शासक की बेटी प्रिंसेस लतीफा का मामला सामने आया।
दरअसल प्रिंसेस लतीफा ने अपने पिता और दुबई के शासक मोहम्मद अल मखतूम पर खुद को कैद करने का आरोप लगाया था। So I'm in a villa. I'm a hostage, and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के मुताबिक मध्य पूर्व के देशों में यूएई महिलाओं के लिए दूसरी सबसे बेहतर जगह है। यहाँ महिलाओं को साल 2006 से ही वोट करने का हक हासिल है और वो ड्राइविंग के अलावा नौकरी भी कर सकती हैं। महिलाएं विरासत की हकदार हो सकती हैं और संपत्ति भी रख सकती हैं। यूएई में भेदभाव पर रोक लगाने वाला कानून भी लागू है, लेकिन भेदभाव की परिभाषा के दायरे में जेंडर के आधार पर होने वाला भेदभाव शामिल नहीं है। खाड़ी देश कतर में भी महिलाओं के कुछ यही हालात हैं। वर्ल्ड बैंक की विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट के मुताबिक कतर में महिलाएं अपनी मर्जी से विदेश नहीं जा सकती हैं। वो पुरुषों की तरह नौकरी भी नहीं कर सकती। खास बात यह है कि महिलाओं को पुरुषों की तरह पुनर्विवाह करने का अधिकार भी नहीं है। हालांकि वो कारोबार कर सकती हैं, बैंक में खाता खुलवा सकती हैं और उन्हें चल अचल संपत्ति पर पुरुषों के बराबर का हक हासिल होता है। पूरे अरब रीजन में करीब 22 देश आते हैं जिनमें महिलाओं के हालात कुछ ऐसे ही हैं। मध्य पूर्व के देशों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है और इनके पीछे रूढ़िवादी परंपरा और रिवाज अहम वजहें हैं। इस्लामिक देशों की बात करें तो महिलाओं का सबसे खराब हाल पड़ोसी देश अफगानिस्तान में है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की लिस्ट में अफगानिस्तान 23 इस्लामिक देशों में सबसे ऊपर है। यहाँ महिलाओं को गलती पर सरेआम बेत से पीटा जाता है। ऐसे तमाम वीडियोस आपने भी देखे होंगे। तालिबान के राज में तो महिलाओं की हालत और ज़्यादा खराब हुई है। कई मुस्लिम देशों में महिलाओं के बिना हिजाब पहन घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। ना खिड़की से वो बाहर झांक सकती हैं और ना ही घर की बालकनी में बाहर निकल सकती हैं। अगर बाजार जाना हो तो किसी करीबी रिश्तेदार का साथ होना जरूरी है। ये रिश्तेदार भी भाई, पति या पिता ही हो सकता है। लेकिन ये भी देखने में आया है, जो कि बहुत दिलचस्प बात है, कि रूढ़िवादी और कट्टरपंथी माहौल में पली बड़ी यही महिलाएं जब पश्चिमी देशों या अमेरिका जैसे खुले और आज़ाद माहौल की तरफ आ जाती हैं तो वहाँ कामयाबी की नई बातें उन्होंने हासिल की हैं और नए आयाम भी हासिल किए हैं। ये बहुत दिलचस्प है इन्हीं महिलाओं के बारे में। बदले हालात में अफगानिस्तान में महिलाओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से ही महिलाओं के बिना इजाजत घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है और सार्वजनिक जगहों पर सिर से लेकर पैर तक खुद को बुर्के में ढकना अनिवार्य है। कोई महिला करीबी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं पर पाबंदियों का दबाव सबसे ज्यादा है। The increased repression of women and girls by the Taliban in Afghanistan. But here's what I know. The future will be won by those countries that unleash the full potential of their populations, where women and girls can exercise equal rights, including basic reproductive rights, and contribute fully to building a stronger economies and more resilient societies. शिक्षित महिलाएं अधिकारों को लेकर जागरूक होती हैं, इसलिए तालिबान ने महिलाओं की शिक्षा पर अंकुश लगाने का फरमान भी सुना दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 45% लड़कियों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद हो चुके हैं। We have no opportunity right now. I left my goals. I cannot achieve that goal, so I'm out of motivation right now. ما باید بگویم که اسلام برای خانم‌ها اجازه تعلیم داده. اسلام برای خانم‌ها اجازه کار داده. که اسلام اجازه داده باشه من چطور میتونم؟ एक तरफ हिजाब है तो दूसरी तरफ संगसार करने वाला कानून। अफगानिस्तान में गैर मर्द या औरत के साथ संबंध रखने पर पत्थरों से मारकर हत्या का रिवाज है। अगर कोई महिला अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो तालिबान की बेंत से पिटाई एक आम बात है। महिलाओं की हालत का अंदाजा इससे भी होता है
कि कोई अफगान महिला गैर पुरुष से फोन पर बात भी नहीं कर सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 26% लड़कियां डिप्रेशन में हैं और करीब 88% लड़कियां बाल विवाह का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन 40 साल पहले का अफगानिस्तान ऐसा नहीं था। 1978 में अफगानिस्तान में हुए शोर रिवॉल्यूशन के नायक नूर मोहम्मद तारिकी जब देश के नए राष्ट्रपति बने तो उन्होंने तेजी से अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन किया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल खोले गए और राष्ट्रपति तारिकी ने महिलाओं की शिक्षा पर भी खास ध्यान दिया और इसलिए 60 और 70 के दशक का अफगानिस्तान कुछ ऐसा दिखाई देता था। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में महिलाओं के पहनावे यानी बुर्के पर लगी रोक हटा दी गई और लड़कियां भी अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती थीं। लेकिन 1996 में तालिबान राज के दौरान महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया और एक बार फिर वही तालिबान दौर वापस लौट आया है। मुस्लिम वर्ल्ड में या अगर हम कहें दुनिया के जिन देशों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है उन देशों में 2 देश बेहद अहम है। एक है सऊदी अरब जहां से इस्लाम धर्म निकला और दूसरा देश है तुर्की जिसने सऊदी पर भी राज किया है। 1924 से पहले सऊदी अरब जिस ऑटोमन एम्पायर साम्राज्य का हिस्सा था वही अब सिमटकर तुर्की बन के रह गया है। लेकिन ये दोनों ही देश अभी भी इस्लाम धर्म के नजरिए से बेहद अहम है क्योंकि यहां हो रहे बदलाव परिवर्तनों की पूरी दुनिया के मुसलमानों पर असर हुआ है और उनकी नजरें भी रही हैं। इसलिए जब सऊदी अरब ने महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत दी तो इसका पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज गया। तुर्की की कहानी थोड़ी अलग है। कैसे तुर्की ने रूढ़िवादी और कट्टरपंथी सोच को पीछे छोड़कर इस्लामिक देशों में ही एक नई मिसाल कायम की, ये है टर्की की कहानी। तुर्की में हिजाब पहनना लंबे समय से विवादित मुद्दा रहा है। यहाँ सार्वजनिक संस्थानों और यूनिवर्सिटी में हिजाब पहनकर आने की मनाही भी रही है। लेकिन राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने पिछले कुछ सालों में इन प्रतिबंधों में ढील दी है और यही वजह है कि हिजाब को कट्टरता के निशान के तौर पर देखने वाले उदारवादी लोग इसके विरोध में हैं। दरअसल कभी ऑटोमन साम्राज्य का केंद्र रहा तुर्की मुस्लिम दुनिया में हो रहे परिवर्तन का भी एक अहम केंद्र रहा है। 1924 में ऑटोमन साम्राज्य के खात्मे के बाद यहाँ समाज में तेज परिवर्तन आए और धर्मनिरपेक्ष तुर्की इसी का नतीजा है। तुर्की के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने अपने देश को कट्टरपंथ के अंधेरे से निकाला और आधुनिक रास्ते पर आगे बढ़ाया। यही वजह है कि मुस्लिम बाहुल्य वाला तुर्की दुनिया का आधुनिक देश है। तुर्की की कुछ भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि उसका एक हिस्सा, छोटा हिस्सा यूरोप में है और बड़ा हिस्सा जो है वो एशिया में है। इसलिए गुजरे जमाने के साथ बहुत सारे सांस्कृतिक प्रभाव भी रहे हैं तुर्की पर और उसके बदलाव की कोशिशें बहुत पहले शुरू हुई और उसमें वहाँ पर बदलाव भी हुए। इसीलिए आधुनिक तौर पर तुर्की को एक अलग देश के तौर पर देखा जाता है जब नजरिए का सवाल उठता है। यूरोपीय मिजाज वाले आज के तुर्की का श्रेय मुस्तफा कमाल अतातुर्क को दिया जाता है जिन्होंने महिलाओं को पर्दा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। तुर्की में धीरे धीरे बुर्के का इस्तेमाल कम हुआ और मुस्लिम महिलाएं पश्चिमी ढंग से कपड़े पहनने लगी। तुर्की की संसद ने एक से ज्यादा पत्नियों को रखने के रिवाज और तलाक के लिए कानून बनाए और मुस्लिम औरतों को गैर मुस्लिमों से शादी की इजाजत भी दी गई। महिलाओं को प्रशासनिक नौकरियां दी गईं और 1934 में उन्हें राष्ट्रीय महासभा में मतदान करने और इसका सदस्य बनने का अधिकार भी मिला। दुनिया में करीब 200 करोड़ मुसलमान हैं जिनमें से करीब आधी यानी 100 करोड़ मुस्लिम आबादी जो है वो महिलाओं की है। एक आंकड़ा ये भी है कि दुनिया की कुल आबादी का मुस्लिम महिलाएं करीब 12% हिस्सा है। जाहिर है इतनी बड़ी आबादी आज भी कट्टरपंथ सोच का शिकार बन रही है। जिंदगी से जुड़े अहम फैसले लेना तो दूर, महिलाएं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें और पसंद नापसंद के लिए भी दूसरों की तरफ देखने को मजबूर हैं। लेकिन सदियों से सामाजिक और धार्मिक कट्टरता के शिकार ये मुस्लिम महिलाएं अब जाग रही हैं, उनकी सोच बदल रही है। वो रूढ़िवादियों
की बेड़ियां तोड़कर कट्टरपंथ को सामने आकर जवाब दे रही हैं और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। मुस्लिम महिलाओं में आ रहे ये परिवर्तन से दुनिया में बहुत असर होगा। तो ये थी आज के परिवर्तन की कहानी। और मैंने जैसा शुरुआत में कहा, जो भी महिलाओं के बराबर अधिकार की बात करते हैं, जरूर सोचें इस बड़े परिवर्तन के बारे में। फिलहाल मेरी ओर से नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।